हेलो बच्चों, आप लोगों का देखिए क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जाम लगभग खत्म हो गया है। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये फिजिक्स का एक नया चैप्टर है, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज the work is defined as the product of force and distance. ठीक, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन। इसका यूनिट कौन कौन सा है? तो ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग MKS कहते हैं। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसका SI यूनिट क्या है वर्क डन का? जूल। ठीक, जूल। इसका CGS यूनिट क्या है इसका? अर्ज। ठीक, CGS यूनिट क्या है? अर्ज। अब देखो, वर्क इज इक्वल टू, हम क्या बताएं फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग फोर्स का यूनिट क्या पढ़े थे क्लास 9 में? याद होगा आप लोग फर्स्ट टर्म में पढ़े होंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होता है? 1 मीटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो 1 अर्ज इज इक्वल टू क्या होगा? अब फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। तो 1 डाइन इंटू 1 मीटर का यूनिट से सीजीएस यूनिट क्या होता है? ठीक है ना, मीटर का सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 अर्ज इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये हो गया जूल और अर्ज। ठीक, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आता है, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में आएगा 9th क्लास में, रिलेशनशिप। ठीक, किसका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज, जो कि एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको यहां ध्यान से देखिए। 1 जूल इज इक्वल टू, हम अभी क्या बताया? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन का मतलब कितना डाइन होता है? फर्स्ट टर्म में आप लोग पढ़े होंगे फोर्थ चैप्टर में। 1 न्यूटन में होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, अभी हम कैसे है वो भी बता दे रहे हैं। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन और 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 और ये 2, 10 टू द पावर 5 और 2 0 कितना हो गया? 10 टू द पावर 7 0। ठीक है, मतलब डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 टू द पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर को अभी हम क्या बताए थे? देखिए, डाइन इंटू सेंटीमीटर को अभी हम क्या बताए? अर्ज। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह? अर्ज। और ये आ गया 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 टू द पावर 7 अर्ज। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे आया था? क्लास 9 के फर्स्ट टर्म में आप लोग पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, याद है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास। याद है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास। तो फोर्स इज इक्वल टू मास का क्या यूनिट होता था? केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब 1 केजी को क्या लिख सकते थे हम लोग? 1000 ग्राम। और 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड
स्क्वायर। तो कितना हो गया 3 जीरो और ये 2 कितना हो गया 10 टू पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखेंगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 10 टू पावर 5 ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते थे डाइन। तो यही आता था 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है ऐसा यूनिट 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन आया 10 टू पावर 5 डाइन, ठीक है। अब इसमें देखिए और एक टॉपिक अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स affecting the force। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फोर्स को, ठीक। तो अभी हम लोग सॉरी फोर्स नहीं वर्क, हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन, जो वर्क डन होगा कौन कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करता है, ठीक। तो फैक्टर्स में देखेंगे हम लोग वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताएं फोर्स इनटू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो कौन कौन सा फैक्टर होगा फोर्स कैसे है डायरेक्टली, क्योंकि ये W इज इक्वल टू F इनटू S, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं S से, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे S से। कौन कौन सा फैक्टर्स हुआ फोर्स कैसे डिपेंड करता है डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब वर्क ज्यादा मतलब फोर्स भी ज्यादा। सेकंड नंबर देखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे एस से। ये भी कैसे होता है डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब यदि फोर्स ज्यादा है इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहा होगा, दोनों ज्यादा रहा होगा, ठीक। तो दो फैक्टर्स होता है वर्क डन, फोर्स और डिस्टेंस। इसको यदि और तोड़ेंगे तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा ज्यादा है, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन फोर्स के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास ज्यादा फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा है तो वर्क डन भी क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह से एक्सेलरेशन यदि ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा ज्यादा है, और यदि फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब वर्क डन भी ज्यादा, ठीक है। मतलब वर्क डन कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फोर्स और डिस्टेंस, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है फोर्स पे और डिस्टेंस पे, और फोर्स किस पर डिपेंड करता है मास पे एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्क डन कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड किस पे करेगा फोर्स पे मतलब मास पे एक्सेलरेशन पे और डिस्टेंस पे। मास एक्सेलरेशन डिस्टेंस तीनों में से कोई भी ज्यादा होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको हम लोग और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाकर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स को क्या लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस का मतलब ऐसे, ठीक। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला बनकर के आया, वर्क डन का एक फॉर्मूला बन के आया फोर्स को तोड़ के आया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस या तो और क्या लिख सकते हैं अभी क्या बता रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 50 kg moves with an acceleration of 2 meter per second square for a distance of 10 meter. Find the work done, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, मास कितना है 50 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले फिजिक्स का रूल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जितना भी गिवन है उसको आप लिख डालिए। ये डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से, 10 मीटर, ठीक है। स्पीड नहीं, ध्यान देंगे, डिस्टेंस मतलब एस, एक्सेलरेशन मतलब ए, ठीक है, ये सब का आदत डालिए आपको। मास का मतलब एम, ठीक। अब यहाँ पर वर्क डन का भी हमें फॉर्मूला क्या बताएं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी इसको हम और छोटा करके क्या कर सकते हैं, क्या बताएं, हाँ सही बता, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को एस। मास कितना दिया हमारा 50, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया है 10 मीटर। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, 50 टू 100, 100 इनटू 10, 1000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या डायरेक्ट लिखेंगे, वर्क डन का क्या ऐसा यूनिट था, सही बताया, जूल, ठीक। कितना आंसर आया 1000 जूल, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2, a boy do a work of 5000 joule, ठीक है, 5000, a boy do a work of 5000 joule in climbing a ladder, mass of the boy is 100 kg, 100 kg बहुत ज्यादा मोटा आदमी हो जाएगा, ठीक है, 100, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग 50 kg, ठीक है। accelerates at the rate of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक, इसका निकालिए। तो इसमें देखो क्या क्या है गिवन, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वर्क डन, इसमें दे दिया 5000 जूल, वर्क डन कितना है 5000, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑफ द बॉय कितना है 50 केजी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी हम फोर्स को भी तोड़े तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ठीक। तो वर्क इज इक्वल टू आया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ठीक। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस वर्क डन की जगह क्या लिखेंगे 5000 जूल इक्वल टू मास आया 50 केजी, ठीक। एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 1 मीटर पर, एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस s जो है वो आपको नहीं दिया, ठीक। तो 5000 इज इक्वल टू 50 इनटू s, ठीक। ये 0 0 कैंसिल, 500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 मीटर, मतलब s मतलब लेंथ आएगा, इसका लेंथ आएगा, ये लेंथ मतलब इसको डिस्टेंस कर सकते हैं, s मतलब डिस्टेंस होता था ना, तो इसमें तो डिस्टेंस किसको कहा था, लेंथ ऑफ लैडर आ गया हमारा 100 मीटर, ठीक है। ये आपका ये इजी क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क अभी हम क्या बताए हैं, बताइए आप लोग सब, अभी हम पढ़ा देना, बताइए वर्क, यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ऐसा यूनिट जिसको हम लोग MKS बोलते हैं, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। दो यूनिट जो है तीन तरीके का मेजर होता है, एक ऐसा यूनिट जिसको MKS कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, और एक यूनिट होता है CGS यूनिट जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं, और एक यूनिट होता है FPS जिसको कहते हैं फुट पाउंड सेकंड। तो
उसका अभी हम लोग को यूज नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ वर्क में एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक, तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करना है, मान लीजिए 1 जूल को आपको डिफाइन करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन 1 जूल। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। अब इसी से देखिए हमारा डेफिनेशन बन गया है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, तो 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, 1 जूल is defined as the amount of work done when a force of, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, when a force of 1 न्यूटन, फोर्स किसको लगेगा, बॉडी को लगेगा, तो 1 न्यूटन acting on a body makes it to displace through a distance of 1 मीटर। ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब क्या है, 1 जूल वो वर्क है जब किसी भी बॉडी पे लगता है, ठीक है, 1 जूल क्या है, 1 जूल वो वर्क है जब किसी भी बॉडी पे लगेगा, कितना फोर्स लगना है, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो उस बॉडी को 1 मीटर तक के दूरी तक पे डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब है कि जैसे ये यहाँ पर मान लो बॉक्स एक रखा हुआ है, ठीक, इस पे हम लोग फोर्स लगा दिए, वो कितना फोर्स लगाए, इस पे हम लोग फोर्स लगा दिए 1 न्यूटन का, फोर्स कितना लगाए इस पे हम लोग 1 न्यूटन का। अब 1 न्यूटन का फोर्स लगने पे क्या होगा कि ये बॉक्स जो होगा यहाँ से मूव करके इतना दूर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब वर्क डन कितना आया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कितना लगाए थे 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, तो कितना आ गया 1 जूल। अब इसी तरह से यदि सेम बॉक्स, यही बॉक्स इस पर डिस्प्लेस किया होता 1 मीटर के बजाय 2 मीटर डिस्प्लेस कर जाता, तब क्या होगा 1 न्यूटन इनटू 2, तो वर्क इज इक्वल टू इसमें आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, तो आंसर आ जाता है 2 जूल। ठीक ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका एसआई यूनिट लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग सीजीएस यूनिट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 जैसे एसआई यूनिट क्या था, जूल था, इसी तरह से सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक, इसको अब देखो कैसे लिखेंगे, तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है, अर्थ है, तो न्यूटन की जगह क्या होगा डाइन होगा, और सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 1 अर्थ इज इक्वल टू 1 डाइन इनटू 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अर्थ इज डिफाइंड एज द amount of work done when a force of 1 dyne acting on a body makes it to displace through a distance या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी में 1 अर्थ का वर्क तब डन होगा जब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा 1 डाइन का फोर्स लगेगा, और वो कितना डिस्प्लेस करेगा 1 सेंटीमीटर। मान लो हम चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, एक बॉक्स है, इसमें फोर्स लग रहा है 1 डाइन का, और ये बॉक्स डिस्प्लेस कितना कर रहा है 1 सेंटीमीटर का। आप बताइए कि इसमें वर्क डन कितना होगा। ठीक, और दूसरे कंडीशन में सेम बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है 1 डाइन का, ठीक है, और ये बॉक्स जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है 1 मीटर का।
अब इसमें बताइए कि वर्क डन कितना है। ठीक, चलिए सॉल्व करके बताइए जल्दी से। देखिए इसको यदि हम लोग देखेंगे, इसमें वर्क डन कितना होगा फर्स्ट केस में, तो इसका वर्क डन कितना होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स को इसका 1 टाइम डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये हो गया कितना आ गया जल्दी बताओ, 1 1 जा 1, 1 क्या आएगा 1 आर, क्योंकि डाइन इंटू सेंटीमीटर कितना होता है 1 आर, इसका वर्क डन आया 1 आर। ठीक, इसमें देखो, इसमें यदि वर्क डन हम लोग निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इसका 1 टाइम है, लेकिन इसका डिस्टेंस 1 मीटर दिया है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो इनको आएगा 100, तो यहाँ पर क्या आएगा 100, अच्छा तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा 100, यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक, क्यों, क्योंकि जब सीजीएस यूनिट लेंगे तो हम सेंटीमीटर में लेंगे, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था 1 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम जितना टॉपिक पढ़ाएं उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस देखो। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज 224.2 जूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक, तो आप सबसे पहले हम क्या बताएंगे, गिवन लिखोगे वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है 24.2 जूल, उसके बाद क्या और क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस को अभी हम क्या बताएं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एस मतलब डिस्टेंस होता है ना कि स्पीड। ठीक, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखना, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन दिया है तो वो डिस्टेंस, सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन यदि नहीं दिया है तो वो डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग मेजर डिस्टेंस लेके चलते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो पता नहीं है कि किधर जा रहा है, 20 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है फोर्स, तो वर्क का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क कितना दिया 24.2 जूल, फोर्स कितना दिया नहीं फाइंड करना है, और डिस्टेंस यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, then you will have to calculate the distance in meter, because work is equal to force into distance, and the formula for work is equal to force into distance, force is in newton and distance s is in meter, so we will have to convert 20 centimeter into meter, मतलब 20 by 100 meter। ठीक, तो 20 by 100, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो, ये कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो 240। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ गए कैसे, आप फिर से देख लीजिए, यहां पर हम पॉइंट हटाएं तो ये क्या आएगा जीरो, अब क्या करेंगे कि ये जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, ये जीरो से इसको जीरो को कैंसिल। ठीक है, 242 इज इक्वल टू f इंटू 2, ये 2 इसको काटेगा तो 121, 121 क्या आएगा न्यूटन, और यही फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन 121 न्यूटन, दिस इज द। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन हमसे हम आपसे पूछ रहे, बताइए आप में लोग में से कोई भी बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी मरने के पहले क्या थी, चलिए बताइए इंदिरा गांधी मरने के पहले क्या थी, नहीं पता है ना, हम बताते हैं आपको, जिंदा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन था, नहीं बता पाए ना, चलिए उसके पहले एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 25, 3 इज इक्वल टू 125, 4 इज इक्वल टू 625, 5 इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करने लगे ना सब, एकदम सिंपल सा आंसर, 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 1, 5 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग यहाँ क्या क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, हाउ मच वर्क, यू विल हैव टू फाइंड द वर्क, वर्क फाइंड आउट करना है, फोर्स कितना दिया है न्यूटन का मतलब फोर्स 2 न्यूटन दिया है,
और ये 10 सेंटीमीटर दिया है डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब हम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब समझ गए ना आप, एस फॉर सन नहीं, एस फॉर डिस्टेंस। अब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क फाइंड करना है 2 न्यूटन, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है तो यू विल हैव टू कैलकुलेट इन मीटर, तो 10 बाय 100, 10 बाय 100, 0 0 कैंसल, 2 बाय 10 मतलब 0.2 जूल, ठीक है। अच्छा मान लो सेम इसी क्वेश्चन में फाइंड द वर्क डन इन अर्थ में यदि पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.2 जूल का मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्थ हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर, ये पॉइंट हटेगा कि ये 7 में से 1 लेस होगा, 10 टू द पावर जल्दी बताओ 10 टू द पावर 6, ठीक है। या तो ये आंसर भी सही है या तो दोनों आंसर सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप चलिए पढ़ लीजिए। ये एक लैडर दिया हुआ है, ठीक है, एक सीढ़ी बनाया है, एक सीढ़ी है 2 ऐसे करके, मतलब इसका हाइट इसका हाइट इसका हाइट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये हाइट ये हाइट ये हाइट ये हाइट, मतलब कि सीढ़ी है जिसका हर एक डंडा मतलब हर एक स्टेप कितना है 2 मीटर का, 2 मीटर का एक स्टेप दिया, ठीक, 2 मीटर सेंटीमीटर ये 2 मीटर दिया, ठीक है, मीटर तो बहुत बड़ा आ जाएगा, सेंटीमीटर इसको कर लीजिए, चलिए रहने दीजिए 2 मीटर है, ठीक। अब आपको लिखना है कि बॉय क्लाइम्स अ लैडर ईच ऑफ 2 मीटर स्टेप्स ऑफ 10 स्टेप्स, ठीक, मतलब 2 मीटर का स्टेप है, एक स्टेप 2 मीटर का है और ऐसा ऐसा 10 स्टेप दिया हुआ है, और लड़के का वजन जो है 25 केजी है और वो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। आपको इसे लिखना भूल ही गए, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय, वर्क डन कितना होगा वो बॉय से, चलिए कैलकुलेट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ द बॉय कितना है 25 केजी, एक्सेलरेट कितना किस स्पीड से कर रहा है लड़का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एक स्टेप कितना है 2 मीटर है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 स्टेप्स दिया है और हर स्टेप 2 मीटर का है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर होगा, टोटल डिस्टेंस तो 2 मीटर इंटू 10 स्टेप्स है, ठीक, 10 स्टेप्स है, कितना हो जाएगा 20 मीटर, ये आएगा इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, तो 20 मीटर लीजिए, ठीक है। ऐसे तो 2 मीटर का स्टेप का सीढ़ी नहीं होता, मान लीजिए मैं चल लीजिए, तो 25 5 या 125 इंटू 2, तो ये हो गया, मतलब या ऐसे सीधा कर लो 5 टू 10 100 2500 2500 जूल्स इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। फोर्स इज इक्वल टू हम लोग ये क्या बताएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स के जगह मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एस, वर्क इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस लगा देंगे। मास दिया था लड़के का, एक्सेलरेशन दिया था, एक स्टेप 2 मीटर का था, ऐसा वो 10 स्टेप चल रहा है 10 से इंटू कर देंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखिए, ठीक है, ये तो बहुत वीडियो लंबा पड़ जाएगा, ठीक, अब इसके बाद का टॉपिक दूसरे वीडियो में बनाया जाएगा। A person of mass 50 kg climbs a tower of 72 meter, calculate the work done, ठीक, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स के जगह क्या लगा सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, क्योंकि इसमें फोर्स तो दिया नहीं है ना, न्यूटन का ही लिखा नहीं है, मास कितना है 50 kg। अब एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखा है कि पर्सन क्लाइम्स अ टावर, टावर कैसे होता है, ये है ना टावर, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे आएगा तो उस समय एक्सेलरेशन जो है वो रिप्लेस किससे होगा, एक्सेलरेशन ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं
G is also called as acceleration due to ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कोई भी चीज ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ऊपर नीचे आने जाने लगेगा, तो उस समय हम लोग एक्सेलरेशन को रिप्लेस किससे करेंगे? जी से। ठीक, और इस ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास इनटू जी इनटू एस। ठीक, और उस कंडीशन में हम लोग एस लिखो, हम चाहे या तो इसको हाइट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, m इनटू जी इनटू एच। क्योंकि कोई भी चीज देखो जब हॉरिजॉन्टल में चलता है, ठीक है, ये ध्यान दो, कोई भी चीज जब हॉरिजॉन्टल चलता है ऐसे या ऐसे, तो उस समय जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस। ठीक, लेकिन कोई भी चीज यदि अप एंड डाउन चलने लगेगा, वर्टिकल, क्या वर्टिकल अप एंड डाउन, उस समय जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का नाम पड़ जाता है एच। एच फॉर हाइट, क्योंकि ये टावर ऊपर नीचे ऐसे है ना, मतलब आदमी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस कंडीशन में एस की जगह एच हो जाएगा। अब फॉर्मूला में डाल तो इजी हो गया। मास कितना होगा? 50 kg। जी का वैल्यू कितना है? सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ में कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं दिया तो 9 लेंगे, नहीं तो कभी कभी 10 भी दिया जाता है। और एज कितना दिया है? 72 मीटर। ठीक, आप ये पॉइंट हटा दो, 0। अब क्या करेंगे कि ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 98 इंटू 72, ठीक, 360 इंटू 98 मल्टीप्लाई करो, 0 98 6 48 कैरी 4 28, उसके बाद ये हो गया 0 9 6 24 कैरी 2 एंड 9 6 54 कैरी 5 27 32, तो 0 8 2 5 3। ठीक, कितना आ रहा है? 3528 जूल। आज में कहेगा 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई चेक कर लो, जैसे 48 34 24 24 8 2 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है और ये आंसर आपका सही है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके।